स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिस्प्ले पिक्चर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया है। पीएम ने देश के सभी नागरिकों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। पीएम के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी अपनी डीपी बदलते हुए तिरंगा लगाया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करके हर घर तिरंगा को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल हुए। गृह मंत्री ने तिरंगा उत्सव के मौके पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा उत्सव और हर घर तिरंगा गान के वीडियो लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच दिल्ली में हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते हुए। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में नया जोश देखने को मिल रहा है और नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति सालेह ने कहा है कि हम आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि हुई है। I would like to thank the government of India for facilitating the additional $100 million for the $800 million line of credit through the Exim Bank of India, which I am confident will be an added impetus to ensure the timely completion of important development projects, including the Cancer Hospital in Lamo Atoll, GAN, and the Hanimado Airport expansion project. इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच भारत और मालदीव के आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी दी। राज्यसभा में मूल्य वृद्धि पर अल्पकालिक चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कीमतें बढ़ी हैं। हमारी महंगाई दर एक बैंड रहता है उसका और महंगाई दर 7% पर है। सरकार और आरबीआई कोशिश कर रहे हैं कि इसे 7% से नीचे रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बावजूद वैश्विक एजेंसियों के आंकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लोकसभा से वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया है। लोकसभा से ये संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहले चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद ये विधेयक पारित हुआ। केंद्र सरकार को वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा कि सरकार की परिकल्पना ये है कि धरती हरी भरी रहे और धरती पर सभी जीव सह अस्तित्व में रहे। विधेयक वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले की जांच के तहत कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मुख्यालय समेत 12 स्थानों पर छापा मारा। अधिकारियों के मुताबिक धन शोधन अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत छापे मारे गए ताकि ये पता लगाने के लिए अतिरिक्त सबूत एकत्र किया जा सके कि धन का लेन देन किसके बीच हुआ। एजेंसियों के अधिकारियों ने मध्य दिल्ली में आईटीओ पर बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस कार्यालय पर भी छापा मारा। इसका पता समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। ईडी ने इस मामले में हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं से पूछताछ की थी। इधर दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेराल्ड हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जवाब मांगा है। इन याचिकाओं में उस संशोधित कानून को चुनौती दी गई है जिसके तहत निदेशक के कार्यकाल में 5 साल तक के विस्तार की अनुमति दी गई है। कांग्रेस नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जय ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी याचिकाएं दाखिल की हैं। आंगनवाड़ी सेवा योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है और सिर्फ शर्त यह है कि लाभार्थी को अधिकारी के जरिए निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना होगा। ये बात सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 नीति के नए दिशा निर्देशों में कही गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा और इसके लिए मां के आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का 5वां दिन बहुत अच्छा रहा। भारत ने अपने खाते में 4 और मेडल जोड़ लिए। भारत ने दोहरी स्वर्णिम सफलता हासिल करने के अलावा 2 रजत पदक जीते। बता दें कि भारत के मेडल्स की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है, जिसमें 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। भारत पदक तालिका में फिलहाल 6ठे स्थान पर है। भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने भी मंगलवार को करीबी मुकाबले में सिंगापुर को हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्वर्ण बरकरार रखा। विकास ठाकुर ने मंगलवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 96 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। भारत ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए। काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 73 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने सूर्य कुमार के 76 रन की बदौलत 19 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगी। 2011 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ये सबसे बड़े फेरबदलों में से एक होने की संभावना है। मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। पैसे के बदले नौकरी के घोटाले में सबसे वरिष्ठ मंत्री पार्था चैटर्जी के पिछले सप्ताह गिरफ्तार के बाद ये फेरबदल हो रहा है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आज शाम 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक 24 घंटे के बंद की घोषणा की है। ATSUM ने यह भी कहा है कि बंद के बाद 5 अगस्त से आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। डीयू विद्युत परिषद की बैठक में लगेगी कई प्रस्तावों पर मुहर। डीयू के एकेडमी काउंसिल की बैठक 3 अगस्त को होगी, जिसमें नए अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत सेमेस्टर के सिलेबस पर चर्चा होगी। दाखिले को लेकर स्थायी समिति की बैठक में पास हुए प्रस्तावों को विद्युत परिषद की बैठक में अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू किया जाएगा। गन्ना किसानों के बकाये और तमाम समस्याओं को लेकर आज से पंजाब में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। ये धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चे के गैर राजनीतिक बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। मोर्चे में 17 संगठन सहयोग कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण सरकार द्वारा वादा पूरा न करना बताया जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गन्ना किसानों के बाकी 420 करोड़ रुपए के भुगतान करने की
मांग सबसे पहले रखते हैं। आम आदमी पार्टी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें उसने आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को शामिल करने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा के ऐलान के बाद गुरुवार की शाम को पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड विधानसभा में अवरोध के बीच सदन के अध्यक्ष ने बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया। 4 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 3 दिन के लिए सदन से निलंबित किया है। केरल में लगातार बारिश के साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में भूस्खलन और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की खबरें हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इन 10 जिलों में 3 अगस्त के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। 5 अगस्त तक राज्य में व्यापक और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। रेड अलर्ट के मद्देनजर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। नेपाल में भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार और राज्यों के सीमांचल इलाके में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कोसी, बागमती और कमला बलान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण विभिन्न बैराजों में जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और तटबंधों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। चीन और अमेरिका की तनातनी के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंच गई। चीन ने पेलोसी के ताइवान यात्रा को लेकर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। पेलोसी धमकी को नजरअंदाज कर वहां पर पहुंच गई हैं। चीन ताइवान पर अपना दावा लगातार जताता रहा है और पिछले 25 साल में इस स्वतंत्र द्वीप की यात्रा करने वाली पेलोसी अमेरिका की बड़ी नेता है। नैन्सी पेलोसी के मंगलवार को ताइपे में उतरने के तुरंत बाद 21 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान के वायु सुरक्षा पहचान क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरी। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन वहीं रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई को उकसाने वाली प्रतिक्रिया बताया है और चीन के इस कदम पर अपना समर्थन भी जताया है। एलियन का पता लगाने के लिए सूर्य को एक विशाल टेलीस्कोप में बदला जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने एक मिशन के तहत इस पर काम करेगा। वो इसके जरिए ब्रह्मांड या आकाश गंगा और एलियन ग्रहों पर नजर रखेगी। नासा ने इस मिशन को सोलर ग्रेविटेशन लेंस प्रोजेक्ट का नाम दिया है। इस बीच अमेरिका में मंकी पॉक्स का बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने मंकी पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये कदम उठाने वाला अमेरिका का 3 दिनों में दूसरा राज्य बन गया है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के ताज़ा अपडेट के मुताबिक कैलिफोर्निया में कुल मंकी पॉक्स के मामले वर्तमान में 827 थे, जो 1390 मामलों के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित न्यूयॉर्क राज्य के बाद दूसरी सर्वाधिक संख्या है। यहाँ पुरुषों में 98.3% सकारात्मक मामले थे, जिसमें अधिकांश समलैंगिक समुदाय के हैं। अमेरिका में मंकी पॉक्स का बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने मंकी पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत होंगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति की जगह ली है। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अफसर रही हैं। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक अपनी प्रतिद्वंदी विदेश सचिव लिज ट्रस को पीछे छोड़ रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों पर हुए ताजा सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है
कि मंगलवार को दोनों सदस्यों के बीच केवल 5 अंकों का अंतर बच गया है। इतालवी पब्लिक वेलफेयर कंपनी टेकने द्वारा किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है। ये आंकड़े पिछले महीने नॉकआउट चरणों के अंत में किए गए युगों के सर्वेक्षण के ठीक विपरीत हैं। इसमें बताया गया था कि ट्रस ने सुनक पर 24 अंकों की बढ़त बना ली है। ताज़ा सर्वे में टेरी के सदस्यों से दोनों फाइनलिस्ट और उनकी नीति योजनाओं पर उनके विचार पूछे गए। उनके जवाब में ये सामने आया कि ज्यादातर मुद्दों पर सदस्यों ने पूर्व चांसलर ऋषि सुनक का समर्थन किया है। वहीं एक मतदान विशेषज्ञ सर जॉन कर्टिस ने कहा है कि यह संभव है कि दौड़ अनुमान से अधिक करीब हो। श्रीलंका की नई सरकार संविधान के 22वें संशोधन को संसद में पेश करेगी, जिसे आधिकारिक तौर पर 21वें संशोधन के तौर पर अंगीकार किया जाएगा। न्याय मंत्री विजयदास राजपक्ष ने कहा कि 22वें संशोधन में 19वें संशोधन की कमियों को दूर किया जाएगा, जबकि 20वें संशोधन को रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22वें संशोधन को सोमवार को कैबिनेट से मंजूरी दी गई और इसे संसद में पेश किया जाएगा। कुछ बदलावों के बाद संशोधन को सोमवार को पुनः मंजूरी दी गई। इन्हीं संशोधनों को गोटबाया राजपक्षे नीत पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। रूस परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हम बता दें कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार गतिरोध चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में कहा था कि उनका देश न्यू स्टार्ट संधि के 2026 में खत्म होने के बाद नए हथियारों को नियंत्रित करने के लिए एक नया समझौता करने के वास्ते बातचीत को तैयार हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऐसी बातचीत लंबे समय से लंबित है और रूस ने बार बार ऐसी वार्ता की आवश्यकता जताई है। न्यू स्टार्ट के फरवरी 2021 में समाप्त होने से कुछ दिन पहले रूस और अमेरिका इसे और 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए थे। इस संधि पर 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के तब के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। ये प्रत्येक देश को 1550 से ज़्यादा परमाणु आयुध और 700 से ज़्यादा मिसाइल और बम तैनात करने से रोकता है। और अब नजर आज की